पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, या तो ये पूरा यूज होता है या पूरा यूज नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है, पार्शियल नहीं है। इट्स लाइक अ बलून फिल्ड अप ऑफ वाटर। मतलब एक फोटोन है 10⁻6 में से 1 मिलियन में से 10 लाख में से एक फोटोन करा पा रहा है, 10 लाख एलिजिबल में से एक फोटोन करा पा रहा है। मैं तो इनफैक्ट बोलता हूँ कोई भी बच्चा जो कहता है कि बस मुझे कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा स्कोर करवा दो। हेलो एवरीवन, तो मैं हितेश शर्मा फिर से आपके सामने एनएससीपी का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आपके सामने आ चुका हूं, विच इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का पहला लेक्चर होने वाला है। ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ये कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स का समावेश करके एक बड़ा टॉपिक बनाया जाता है और इससे बहुत ज्यादा वेटेज रखी जाती है, चाहे वो एनएससीपी हो, चाहे वो आईएनपीएच हो, चाहे वो आईआईटी जेईई एडवांस हो, चाहे वो आईआईटी जेईई मेंस हो। तो ये हाईली वेटेज रखने वाला टॉपिक है। हर साल आपको खूब सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। तो इनफैक्ट वी कैन से क्लियरली वी कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ 11th एंड 12th फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 1 से। क्या हमारे आज के टारगेट होने वाले हैं? तो हम कुछ करेंगे PYQs ऑब्वियसली, किस किस के? एनएससीपी के, आईएनपीएचओ के, आईआईटी जेईई एडवांस, मेंस से अगर कुछ अच्छा आया होगा तो ठीक है। हाँ, थ्योरी भी करेंगे, बिल्कुल थ्योरी इन शॉर्ट, पर हाँ बहुत डिटेल में और बहुत गहराई में जाकर कंसेप्ट को समझेंगे। थ्योरी ऐसा नहीं होगा कि हम पूरे ग्रंथ लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, थ्योरी जितनी इंपॉर्टेंट होगी उतनी कराई जाएगी और उस थ्योरी से दुनिया जहान के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, दैट इज माय गारंटी। देन FYQs प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हो सकता है फ्यूचर में ये क्वेश्चंस आपको जेईई एडवांस में या आईएनपीएचओ में या एनएससीपी में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलो दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए चालू करते हैं, शुरू करते हैं लेक्चर लेकर प्रभु का नाम। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। चलिए, तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टाइन की इक्वेशन। ठीक है, क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? एक फोटोन का आना, ये मेटल सरफेस, ठीक है, ये मेटल सरफेस, इस पर किसका आना? फोटोन का आना, स्ट्राइक करना और उस स्ट्राइक करने से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट हो जाना। इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। फोटोन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं? सीधे हम आइंस्टाइन की इक्वेशन की बात करने पर उतर आए हैं, तो कुछ टर्म्स की हम बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले नंबर ऑफ फोटॉन्स। खूब सारे फोटॉन्स जाते हैं। फोटॉन्स बेसिकली एक एनर्जी का पैकेट है। चलो फोटॉन को भी जान लेते हैं थोड़ा बहुत। फोटॉन, फोटॉन क्या है? फोटॉन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, या तो ये पूरा यूज होता है या पूरा यूज नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है, पार्शियल नहीं है। इट्स लाइक अ बलून फिल्ड अप ऑफ वाटर। ठीक है, होली में बलून से खेले हो ना कभी, तो आपने ऐसे करके बलून मारा, तो ऐसा थोड़ी होता है कि थोड़ा पानी उसके ऊपर गिरा और थोड़ा बलून में ही रह गया। ऐसे तो होता नहीं। बलून फटेगा या नहीं फटेगा? फटेगा तो सारा पानी बिखर जाएगा, और फट गया, सॉरी नहीं फटा तो बिल्कुल पानी नहीं गिरेगा। ठीक है, तो इट इज लाइक दैट पैकेट ऑफ एनर्जी, पानी की जगह एनर्जी भरी है। ठीक है, फोटोन के दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस, एनर्जी ऑफ फोटोन।
energy of photon is given by hc by lambda or h mu. Momentum of photon is given by h by lambda, ठीक है, और h mu by c भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, h mu by c, ठीक है। सिर्फ फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जहां एनर्जी और मोमेंटम इस तरीके से रिलेटेड होते हैं। दिस इज वैलिड, दिस बॉक्स इज वैलिड फॉर फोटोन ओनली, ठीक है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह पर नहीं लगानी है इक्वेशन, सिर्फ फोटोन पर चलती है। सो वैलिड फॉर फोटोन, ठीक है। अब एक टर्म बाकी, फॉर ऑल अदर पार्टिकल्स, मैसिव पार्टिकल्स, ठीक है। ये मासलेस पार्टिकल है, ठीक है, मासलेस पैकेट ऑफ एनर्जी, मासलेस, चार्जलेस, ठीक है। तो ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो फॉर ऑल अदर मैसिव या मास वाले पार्टिकल्स के लिए इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशंस होती हैं काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हो आप? हाफ mv² या p²/2m, ठीक है, ऐसे, ओके, ये रिलेशन होता है। और तीसरी टर्म जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना दोस्त, वेवलेंथ, लैम्डा डी इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, किसी का भी, फोटोन का भी और इलेक्ट्रॉन का भी, h by p is the de Broglie wavelength expression for everything, for photon, for electron, for neutron, for anyone, ठीक है। ओके, फोटोन के लिए एक्सप्रेशन है, फोटोन की प्रॉपर्टीज, कोई भी और पार्टिकल होगा तो ये, कोई भी और पार्टिकल होगा तो उसका मोमेंटम कैसे लिखते हो आप? mv से लिखते हो। ये सारी बातें कॉमन सेंस से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आते हैं, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? एक फोटोन का जाना, वैसे एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, बट एक से बात कर लेते हैं अभी। एक फोटोन का जाना एनर्जी लेके कितनी, फोटोन कितनी एनर्जी लेके जाता है? h म्यू। यहां जो सरफेस पर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे इंटरैक्ट करना और उनको तोड़ के बाहर निकाल देना, दैट इज, हाँ, इस फोटोन के पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए जितनी इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए कम से कम चाहिए, उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो कुछ टर्म्स मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं। पहली टर्म है वर्क फंक्शन, पाई नॉट, वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है। कितनी कम से कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है एक मेटल सरफेस से, वो वर्क फंक्शन है। ये मेटल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, लाइक डेंसिटी, लाइक सो ऑन, ठीक है। हाँ, मेटल पर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसको हम बदल भी सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन निकल के वापस घुस जाएगा उसमें अगर मेटल के पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो, ठीक है। पर ठीक है, अभी के लिए आपको इतना सफिशिएंट है। दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ऑफ इंसिडेंट लाइट, I equal to n h mu. What is n?
n is number of photons per unit area per unit time per second बोल, ठीक है। n photons per unit area per unit time गिर रहे हैं और h म्यू एक फोटोन की एनर्जी है, तो इतनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम गिर रही है, उसी को इंटेंसिटी भी बोलते हैं। अब फॉर फिक्स्ड लाइट आई इज प्रोपोर्शनल टू एन, तो अगर मैं बोलता हूं मैंने लाइट की इंटेंसिटी 4 गुना कर दी, तो मैं सीधे सीधे ये बोल रहा हूं कि एन की संख्या 4 गुना हो गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इफ यू डोंट चेंज द लाइट यू जस्ट इंक्रीज इट्स इंटेंसिटी और चेंज इट्स इंटेंसिटी, तो हम ये मानते हैं कि हमने फ्रिक्वेंसी नहीं बदली है जब तक वो बताए नहीं कि रेड लाइट थी और हमने उसको कुछ और ब्लू लाइट बदल कर दिया है, तब तक आप ऐसा ना करें। तो सीधे सीधे अगर मैं बोलता हूं आई एम यूजिंग रेड लाइट एंड आई इंक्रीज्ड इट्स इंटेंसिटी टू डबल, तो कॉमन सेंस कहती है भाई एन म्यू कुछ भी बढ़ाया जा सकता है, बट नहीं, आप एन को ही डबल करेंगे, ठीक है। इट्स अ बेसिक assumption. Okay, then obviously for point source अगर ये जो लाइट सोर्स है पॉइंट सोर्स है, तो इंटेंसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर एंड सो ऑन। इलेक्ट्रिकल सोर्सेज और सोर्सेज के लिए पॉइंट सोर्स ही आपको आएगा अगर आएगा तो। थर्ड है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो म्यू नॉट एंड लैम्डा नॉट, म्यू नॉट और लैम्डा नॉट, इन दो के बारे में बात करें, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम, इसके बारे में अगर हम बात करें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट that can cause photoelectric effect, that will cause PEE, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का शॉर्ट फॉर्म बना दिया। एंड व्हाट इज दिस वेवलेंथ? अगेन मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे कि ये चीज की जा सके, मैक्सिमम लैम्डा ऑफ इंसिडेंट लाइट which cause PEE. ओके, ये भी मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी है और वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह आपस में रिलेटेड है। कैसे? फाई नॉट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट, ठीक है। ये तीनों आपस में रिलेटेड है, ठीक। तो ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक चौथी और जान लो, फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी। एफिशिएंसी लिख रहा हूं बस, एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो इंडिया में, ठीक है, रियल डेटा दे रहा हूं काफी, इंडिया में लगभग जो वोट करने के लिए एलिजिबल हैं, मतलब 18 साल से ऊपर वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी? 70 करोड़ है। 70 नहीं, ज्यादा है, 80, 100 करोड़ होगी शायद, हाँ 100 करोड़ है। तो क्या आपको लगता है 100 करोड़ वोट पड़ते होंगे जब पूरे भारत में वोटिंग होती है तो लोकसभा के चुनाव में? उत्तर है नहीं। एलिजिबल होने के बावजूद लोग वोट नहीं डालते, डाल पाते, मतलब वो नहीं पढ़ते एलिजिबिलिटी होने के बावजूद। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हो सकता है मान लो शादी की उम्र भी, लड़कों की शादी की उम्र 18 साल
या 21 है शायद, हाँ 21 है। तो क्या सारे एलिजिबल बैचलर्स की शादी हो जाएगी 21 या 22 साल के होते होते? उत्तर है नहीं। क्या सारे एलिजिबल बैचलर्स की शादी 30 साल तक होते होते हो जाएगी? आंसर है नहीं। 100 साल तक कुछ लोग तो भाई पूरी जिंदगी बिता देते हैं ना, जिनकी शादी नहीं होती। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने के बावजूद भी वो काम ना कर पाना, ठीक है, यही एफिशिएंसी है। जैसे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से एक फोटॉन जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, एक फोटॉन आया जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, मेटल प्लेट बोलती है भाई मुझे वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो कम से कम चाहिए, तभी मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाऊंगी। तो क्या इस फोटॉन से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा? इसकी एनर्जी वैसी कम है, जितनी कम से कम चाहिए उससे भी कम है, तो नहीं निकल पाएगा। तो वो फोटॉन जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है वो तो एलिजिबल ही नहीं है। अब बात करते हैं उन फोटॉन्स की जो एलिजिबल हैं। मान लेते हैं कुछ फोटॉन्स है, 10 फोटॉन्स है, ऐसे नंबर बहुत बड़ा होता है बट अभी के लिए 10 या x ले लेते हैं, 10x फोटॉन्स हैं जिनकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा है। तो 10x फोटॉन्स एलिजिबल हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए, पर क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स करा ही देंगे? उत्तर है नहीं। कुछ फोटॉन्स करा पाएंगे और कुछ फोटॉन्स फिर भी नहीं करा पाएंगे। बहुत सारे और पैरामीटर्स हैं जिनको इम्पैक्ट पैरामीटर्स एंड सो ऑन नाम देते हैं, वो अगर अलग अलग हुए तो एक फोटॉन जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा भी है वो भी नहीं करा पाता है, ठीक है। इनफैक्ट एफिशिएंसी बहुत कम होती है, एफिशिएंसी 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर की होती है। एफिशिएंसी कितनी होती है? ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एक्चुअली कॉजिंग पीई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिजिबल फोटॉन्स। एलिजिबल फोटॉन्स, एलिजिबल फोटॉन्स मतलब एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा हो, ठीक है। इसके रेशियो को एफिशिएंसी बोलते हैं। परसेंटेज में होगी 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज कई बार ऐसे भी दे देते हैं कि 1000 में से एक फोटॉन ही करा पा रहा है, तो आप निकाल लेंगे 1/1000, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम इसके मॉडल को भी समझा जा सकता है। मान लो एक पेड़ है, ठीक है, देख लो भाई ने क्या सही ड्राइंग की है। इस पर टंगे हैं कुछ फल, हरे सेब, एग्जॉटिक फ्रूट्स, ग्रीन एप्पल, खाएं कभी? ठीक है। और नीचे खड़ा एक शैतान बच्चा, शैतान बच्चे के पास क्या है? खूब सारे पत्थर, उसने पत्थर इकट्ठे कर रखे हैं, ढेर लगा रखा है, ठीक है। शैतान बच्चा ऐसे देखता है और पत्थर फेंक के मारता है, ठीक है। पत्थर से एप्पल तोड़ने के लिए पत्थर के पास कम से कम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। अगर उतनी एनर्जी नहीं है तो हिट करने के बावजूद एप्पल नहीं टूटेगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर पत्थर की एनर्जी जितनी कम से कम तोड़ने के लिए चाहिए, ये डंडी यहां से तोड़ने के लिए चाहिए, एप्पल को इस पेड़ से जुदा करने के लिए चाहिए, अगर उतनी है, बट फिर भी अगर वो एप्पल को सही तरीके से हिट नहीं करता है तो भी एप्पल नहीं टूटेगा। एफिशिएंसी वाली बात है। अगर मैं पत्थरों की संख्या बढ़ा दूं, एलिजिबल पत्थरों की संख्या बढ़ा दूं,
तो सेब ज्यादा तेजी से गिरने लगेंगे। अगर मैं पत्थरों की संख्या दोगुनी कर दूंगा तो सेब भी दोगुनी दर से गिरने लगेंगे। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दूसरा, नो टाइम लैग, ऐसा नहीं है कि 4 पत्थर लगेंगे और फिर जाके कोई टूटेगा। पत्थर लगने से या तो इस सड़ाक से टूटेगा या उस पत्थर का काम हुआ ही नहीं। अगर वो कम एनर्जी के पत्थर फेंकते रहोगे ऐसे ये लोग टचुक 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 करते रहे तो कितने ही पत्थर मार लो उनकी संख्या से कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन is greater than or equal to phi naught, then instantaneous ejection takes place, PEE occurs। ठीक है, कोई टाइम लैग वगैरह नहीं होता। ओके, तो ये पूरा मॉडल। अब आते हैं किस स्पीड से एप्पल गिरेगा। ठीक है, ध्यान से, फोटोन आया एनर्जी लेकर, माइनस हो गई वर्क फंक्शन की, डंडी टूटने में कुछ एनर्जी खर्च हो गई। ऐसा भी हो सकता है एप्पल गिरते गिरते या पेड़ से बाहर निकलते निकलते और झाड़ियों वाड़ियों से हिट हो जाए। ठीक है, तो कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं और इसके बाद जो बचेगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एप्पल, फोटोइलेक्ट्रिक में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर कोई मुझसे कहता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप क्या कर सकते हो, बस लॉसेस को 0 एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो के मैक्स क्या हो गया, के मैक्स हो गया एच म्यू माइनस पाई नॉट। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन जिसकी लिए आइंस्टाइन को नोबेल पीस प्राइज, सॉरी पीस नहीं, नोबेल फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, पीस क्यों मिलेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अब उसी इलेक्ट्रॉन को अगर किसी एक दिशा में वो जा रहा था और उसे रोकना है तो एक ऑपोजिंग पोटेंशियल लगाना पड़ता है और उसको रोकने के लिए जो मिनिमम पोटेंशियल लगता है उसकी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी से निकाली जा सकती है, E इंटू वी स्टॉप। ठीक है, तो अगर कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक रेंज है लगभग 0 से लेकर के मैक्स तक। ठीक है, ओके, ठीक, तो ये पूरी कहानी है और अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि मैक्स ऐसे ऐसे निकाली जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस पे शुरुआत करते हैं। आई होप इतनी थ्योरी से आपके फंडे जो कुछ थोड़े बहुत ढीले हुए होंगे, ठीक है, वो सुधर गए होंगे। ठीक, जो भी फंडे नहीं आते थे, जो नहीं पता थी चीजें, वो पता लगी होंगी। चालू करते हैं 2022 एनएसईपी का क्वेश्चन। जस्ट आपसे पहले जनता ने जो क्वेश्चन दिया वो ये है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। इन एन एक्सपेरिमेंट सेटअप टू स्टडी photoelectric effect, a point source of light this much watt is used. The source emit monoenergetic photon of this much energy. ठीक है, is located at a distance इतना from center of a stationary metallic sphere. इतना दूर बैठा था। ठीक, एंड वर्क फंक्शन भी दे रखा है मेटल का। रेडियस है 8 mm, बहुत छोटा सा स्फीयर है। Assume that the sphere is isolated and photoelectrons are instantly swept away after emission. जैसे निकले भाग गए, कहीं भगा दिए गए। ठीक है, also assume that the efficiency of photoelectric emission is 1 out of every 10⁻⁶ photons। मतलब एक फोटोन है 10⁻⁶ में से
1 मिलियन में से 10 लाख में से 1 फोटोन करा पा रहा है, 10 लाख एलिजिबल में से 1 फोटोन करा पा रहा है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यही सब ऑप्शंस आपको बताने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन इज नियरली। सबसे पहले तो के मैक्स निकालते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन। के मैक्स क्या होगी? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। व्हाट इज एच म्यू? एनर्जी ऑफ फोटोन इज 5 eV। मैक्सिमम एनर्जी वाले फोटोन 5 eV के थे, उन्हीं से जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन बनेगा उन्हीं से बनेगा। वर्क फंक्शन 3 eV खा लिया उसने, तो 2 eV वाले इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है 2 eV। ठीक है, ओके। देन अब वो पूछ रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो मोमेंटम मैक्सिमम इक्वल टू √2 mke, 2 into mass of electron into ke। ke is 2 into ev, ev की जगह e लिख दो अभी के लिए। ठीक है, और लैम्डा डी ब्रॉगली इक्वल टू h/p। ये सारी वैल्यूज डालकर 6.67 10⁻⁻37, 2 into 9.1 into 10⁻31, 2 into 1.6 into 10⁻19, और ये बड़ी सी मेहनत करके आप पता लगाएंगे पहला ऑप्शन मैच होता है या नहीं। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर दूं क्या मैं? आंसर मेरे पास है, तो आंसर में तो लिखा है कि मैच होता है भाई। ठीक है, मार्क कर दूं, मान लेंगे। ठीक है, अब बस कैलकुलेट करना आपका काम है यार, मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप ही को करना है। ठीक है, ऑप्शन बी, ए हमने चेक कर लिया, बी। It is observed that after some time emission of photoelectron from the surface of metal stopped. The charge on the sphere just when the emission stops is this. अब emission stops is not a good word, is not the right word in fact. ठीक, तो सही शब्द क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो क्या होगा, ये बेचारा छोटा सा मेटल था, मेटल का स्फीयर, इस पर लाइट आ रही थी, इलेक्ट्रॉन निकल निकल के भाग जा रहे थे, और जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे वो 2 eV की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखते थे। इलेक्ट्रॉन निकल के भागेंगे तो धीरे धीरे इस स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लग जाएगा। तो क्या ये इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस बुलाने की कोशिश करेगा? हाँ, अगर इसका पोटेंशियल 2 हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2 eV से, और जाते जाते रिटार्ड होगा और फिर पटाख से वापस आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर पहुंचने के लिए इसको 2 वोल्ट, यहां 2 वोल्ट है और इन्फिनिटी पर 0 है, तो 2 eV एनर्जी चाहिए थी। अगर ये 2 वोल्ट हो गया या उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो 2 eV एनर्जी कम पड़ जाएगी और वापस आ जाएगी। तो लिमिटिंग केस के लिए फॉर स्टॉपिंग फॉर फर्दर ejection, or stopping further ejection, इनफैक्ट ejection तो होगा, वो वापस आ जाएगा, तो चार्ज ऑन स्फीयर बदलना बंद हो जाएगा। ठीक है, ejection नहीं रोक रहे हैं अभी भी हम। ठीक है, वो मैं लिख रहा हूं भले, फॉर स्टॉपिंग फर्दर ejection पोटेंशियल ऑफ स्फीयर इक्वल टू 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर क्या हो गया? 2 वोल्ट, और ये होता है KQ/R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय रेडियस। व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर? 8 mm, 8 into 10⁻⁻3। तो Q की वैल्यू आ गई हाउ मच?
मल्टीप्लाई किया 8 चौक 32 64 64 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इज द चार्ज, और ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही पाया गया। ठीक है। सी, टाइम आफ्टर विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप्स इज नियरली 111 सेकेंड। इतने सेकेंड के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो बंद हो जाएगा, ये पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएं, ध्यान से देखें। चार्ज, ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड ऑन स्फीयर। कैसे निकालें, इंटेंसिटी इंटू हाउ मच, पाई आर स्क्वायर। देखें, ये एक आर रेडियस का स्फीयर है और यहां से लाइट आ रही है। रेडियस बहुत छोटी है इसलिए मैं लाइट को पैरेलल मान रहा हूं। ठीक है, तो लाइट इस क्रॉस सेक्शन के बराबर एरिया पर जो फोटॉन्स गिर रहे थे उन फोटॉन्स की वजह से इजेक्शन होगा। इंटेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गई एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड ऑन दी स्फीयर। ठीक है, एनर्जी पर सेकेंड फॉलिंग ऑन दी स्फीयर। इस एनर्जी को अगर मैं एक फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड कर दूं तो ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन स्फीयर पर सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग पर सेकेंड, कितने फोटॉन्स पर सेकेंड गिर रहे हैं, इनटू फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी। 10⁶ फोटॉन्स में से एक फोटॉन करा पाता था, तो इतने में से ऑब्वियसली 1/10⁶ इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकलेंगे। ठीक है, चार्ज accumulated in time t, चार्ज इन टाइम t सेकेंड्स, t सेकेंड्स में कितना चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, दिस इनटू टाइम। ठीक है, और बस यही टाइम निकालना है। यही चार्ज की वैल्यू कितनी है, ये चार्ज की वैल्यू है 64 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से टाइम की वैल्यू, हाँ इंटेंसिटी दी है, क्या पावर दी है, पावर और दूरी दी है, कितना दूर है 0.8 मीटर। ठीक है, तो अब इंटेंसिटी कैसे निकालें, इंटेंसिटी यहां सोर्स है और ये छोटा आर दूरी है, तो इंटेंसिटी लिखेंगे पावर ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय 4 पाई छोटा आर स्क्वायर इंटू पाई बड़ा आर स्क्वायर। यहां रखना, यहाँ 2 नहीं आ रहा, यहाँ 4 नहीं आ रहा। ठीक है, इंटू एच म्यू इंटू 1/10⁶ इंटू टी इज इक्वल टू 64 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से बड़ी मेहनत का गेम है, बहुत सारी कैलकुलेशंस पर आपको करनी है और टी निकालना है। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है कि टी 111 आ जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेशंस करें और बताएं। लास्ट है लाइट सोर्स एमिट दिस मच फोटॉन्स पर सेकेंड, तो लास्ट पार्ट भी यहीं पर हो गया है। लाइट सोर्स कितने फोटॉन्स पर सेकेंड निकाल रहा है, इतने। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी छोटी है, की जा सकती है आई थिंक। तो देखें, I is power of source by 4 pi
आर स्क्वायर कितने निकाल रहा है, सॉरी कितने निकाल रहा है, ये तो हमने निकाले जो स्फीयर पर गिर रहे हैं, वो कितने निकाल रहा है, वो निकाल रहा है पावर ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। पावर ऑफ सोर्स कितनी थी, 3.2 मिली वॉट और एच म्यू। एनर्जी ऑफ फोटोन थी 5 ईवी, 5 ईवी। 16 और 5 8 8 और ये हो गया 0.4 और यहाँ आ गया 10⁻16 4 × 10⁻15 फोटॉन्स पर सेकेंड। क्या ये ऑप्शन है? हाँ, तो डी भी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन, चारों पार्ट ए बी सी डी चारों पार्ट सही। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारी चीजें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की आपको सिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये आईआईटी एडवांस का 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट था और V नॉट वर्सेस लैम्डा और V नॉट वर्सेस 1/λ का ग्राफ बना दो। तो हमने कहा भाई इक्वेशन तो ये है, E नॉट इक्वल टू hc/λ माइनस फाइ नॉट, और एक मैक्सिमम वेवलेंथ है, उसके बाद नो V नॉट if lambda is greater than lambda max। उसके बाद तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, रोकोगे क्या? ठीक है, सिंपल सी बात। तो अगर हम देखें इसमें V वर्सेस लैम्डा, y इक्वल टू C कांस्टेंट बाय x माइनस k, कुछ ऐसा ग्राफ है। इट्स अ नॉन लीनियर ग्राफ। और लैम्डा मैक्स पे जाके 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जा रही है, और वेवलेंथ अगर 0 को टेंड होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इन्फिनिटी को टेंड होने लग जाएगा। ठीक है, लैम्डा मैक्स के बाद कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, अगर यही ग्राफ में y एक्सिस पर V नॉट और x एक्सिस पर 1/λ शो करे। ठीक है, अब V नॉट ऑन y एक्सिस एंड 1/λ ऑन x, तो इक्वेशन क्या बनेगी? ये बनेगी y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की। कांस्टेंट नेगेटिव हो गया और स्लोप पॉजिटिव हो गया और स्ट्रेट लाइन हो गई। तो 1/λ गलत हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया। A एंड C आर दी करेक्ट ऑप्शंस। IIT JEE एडवांस 2015। आगे बढ़ते हैं, IIT एडवांस 2017। ठीक है, आसान क्वेश्चंस आते हैं IIT एडवांस में। इनफैक्ट ये टॉपिक अच्छा है और आसान भी है, ज्यादा चीजें नहीं है मॉडर्न फिजिक्स में जो आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, कम चीजों में मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। मैं तो इनफैक्ट बोलता हूं, कोई भी बच्चा जो कहता है कि बस मुझे कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा स्कोर करवा दो, तो मैं कहता हूं मॉडर्न फिजिक्स कर ले, दैट इज दी की। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क फंक्शन फाइ नॉट है। ठीक है, ऑब्वियसली जो वेवलेंथ है वो कुछ ऐसी है कि वो hc/φ नॉट से बड़ी है, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन फाइ नॉट से ज्यादा है।
फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो निकला उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा थी, और आपने चेंज किया किसमें, इंसिडेंट वेवलेंथ में बाय स्मॉल डेल्टा लैम्डा, जिसकी वजह से उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उसमें भी चेंज आया, डेल्टा लैम्डा डी। ठीक है, अब ये रेशियो आपको बताना है। ओके, तो सबसे पहले तो इनके बीच का रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फास्टेस्ट की बात करें इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा माइनस फाइ नॉट। काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की फॉर्म में लिख सकते हो क्या? हाँ, p स्क्वायर बाय 2m hc बाय लैम्डा माइनस फाइ नॉट। मोमेंटम ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ, मोमेंटम इज h बाय लैम्डा का स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा माइनस फाइ नॉट। तो यहां आ गया, और ठीक है जो भी है, h स्क्वायर बाय 2m लैम्डा डी स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा माइनस फाइ नॉट। ये एक्सप्रेशन है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन में। अब आपको छोटा छोटा चेंज करना, छोटा छोटा चेंज मतलब डिफरेंशिएट कर दो इसको। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। ये है माइनस पावर 2, तो माइनस पावर 2 बाकी सब कांस्टेंट रखते हुए, वैसे रेशियो मांगा है तो कांस्टेंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो भी है -2 और लैम्डा डी की पावर हो गई -3 और आ गया डी लैम्डा डी। छोटा सा चेंज, एच सी एज इट इज, ये पावर है -1, तो -1 आगे, लैम्डा की पावर हो गई -2 और ये आ गया डी लैम्डा। आपको चाहिए डी लैम्डा डी ऊपर और डी लैम्डा नीचे, तो ये इधर उधर ले जाओ, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, तो हमें चाहिए डी लैम्डा डी बाय डी लैम्डा। यहां आ रहा है लैम्डा की पावर -2 और यहां से आया लैम्डा डी की पावर -3, उल्टा पुल्टा कर दो इसको, लैम्डा डी की पावर 3 और लैम्डा की पावर 2, विच इज ऑप्शन। हाँ, ये इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है। इक्वल मांगते तो हम कांस्टेंट का ध्यान बड़े तरीके से रखते, जो हमने अभी नहीं रखा है। तो डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, 2017 एडवांस का क्वेश्चन है, और ये आपके लिए होमवर्क है, एडवांस का क्वेश्चन है फिर से 2014 का। आई होप यू विल ट्राई इट ऑन योर ओन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम अग्रसर होते हैं, विच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो चीजें हैं वो ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये 4 भारी टॉपिक्स हैं जिनसे ओलंपियाड में और एडवांस में क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने चाहिए। ठीक है, रेस्ट यू शुड नो इट वेरी वेल। ठीक है, वो चीजें भी हम कवर करेंगे। ओके, सो एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर मॉडल और इसके वेरिएशन, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। बोर मॉडल, बोर मॉडल 2 इक्वेशन का आउटकम है। एक इलेक्ट्रॉन और एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर Z है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराती है, एंड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वल टू NH/2π। ओके, so these 2 equation will give you every formula for Bohr model। ठीक है, ओके, अब यहां 2 इंपॉर्टेंट बात है बोर मॉडल से रिलेटेड। एक, जैसे कि अगर कोई मुझसे कहे इन 2 इक्वेशन से आप क्या क्या डिराइव कर सकते हो, देखो अगर मैं इसको इधर उधर मल्टीप्लाई कर दूं
तो ये वाली इक्वेशन बन रही है एम वी स्क्वायर आर, सोच के देखो, आर स्क्वायर इधर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन है एम वी आर इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन से डिवाइड कर दो, दिस द इक्वेशन डिवाइड बाय दिस, तो v इज प्रोपोर्शनल टू, इनफैक्ट इक्वल लिख देते हैं पहली बार के लिए, k z के ई स्क्वायर, और m गायब हो गया, r गायब हो गया, और 2 पाई ऊपर, और h, हाँ ये आ गया z बाय n। ठीक है, मास आया ही नहीं यहाँ कहीं, मास आया ही नहीं, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। फिर ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है पहला, ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं कि अगर मैं मॉडल में थोड़ा चेंज करूंगा तो यहीं से वो चेंज पूरे में फैलेंगे। दूसरा एक्सप्रेशन रेडियस का, अगर कोई मुझसे पूछे रेडियस का एक्सप्रेशन तो मैं लिख दूंगा NH बाय 2 पाई एम वी, वी का एक्सप्रेशन डाल दो। ठीक है, वी का एक्सप्रेशन डाल दो यहां, तो अभी पूरी वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, एन, जेड और एम में इंटरेस्टेड हूं मैं, तो ये हो जाएगा, यहां आ रहा है जेड बाय एन, तो एन स्क्वायर बाय जेड, और मास नीचे आ रहा है। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर अब कोई तीसरा बात करें, जैसे कि क्या, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज 2 पाई आर बाई वी, आर और वी का रेशो, आर बाई वी, आर ये रहा, वी ये रहा, रेशो। ठीक है, तो ध्यान से, दिस डिवाइडेड बाय दिस, एन क्यूब, प्रोपोर्शनैलिटी में एन क्यूब, जेड स्क्वायर, एम नीचे का नीचे ही। ठीक है, एंड टाइम पीरियड के बाद एवरेज करंट, एवरेज करंट इज चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, तो इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, उल्टा इसका, एम जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। मैग्नेटिक मोमेंट, पांचवा टर्म, मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आई इंटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो आई इंटू रेडियस का स्क्वायर अगर करेंगे तो एन टू द पावर 4 में आएगा एन, इसका स्क्वायर जेड गायब, 1 बाय एम स्क्वायर इंटू एम, तो दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एन बाय एम, जेड है ही नहीं। ठीक है, देन और बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, सो एम वी स्क्वायर, वी का स्क्वायर एम इंटू जेड बाय एन का स्क्वायर। ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, वाई मास इज सो इंपॉर्टेंट, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, वाई मास इज सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, ये ठीक है, ये एक सॉलिड वेरी हैवी पार्टिकल,
जिसका मास है Z, एटॉमिक नंबर है Ze चार्ज इसके ऊपर। यहाँ बेचारा एक हल्का पतला सा पार्टिकल जिसका मास है इलेक्ट्रॉन, इसको बोल देते हैं लेट्स से मास ऑफ न्यूक्लियस। तो इन दोनों पर ही फोर्स लग रही है और बराबर फोर्स लग रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस पे लगा रहा है। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के जो पूरा सिस्टम है, पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों रिवॉल्व करते हैं, लाइक बाइनरी स्टार सिस्टम। ठीक है, तो उसमें जो मास है वो रिड्यूस्ड मास यूज होता है। रिड्यूस्ड मास इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन over mass of electron plus mass of neutron, which is very comfortably mass of neutron, sorry nucleus, mass of electron or mass of nucleus, cancel okay, which is nothing but mass of electron। ठीक है, बट अगर मैं अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स लूं, ठीक है, जो कि नेचुरली अकरिंग नहीं है, बट हाँ उस बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनेंगे। एक यहां पर मैंने न्यूक्लियस की जगह एक हल्का पॉजिटिव चार्ज रख दिया, पॉजिट्रॉन होता है, तो उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। तो अगर मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज का मास और इलेक्ट्रॉन का मास बराबर हो जाए तो ये वैल्यू m/2 हो जाएगी। तो मतलब एक्सप्रेशन हर जगह m/2 तो रेडियस क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है डबल हो जाएगी एंड सो ऑन ऐसे। ठीक है, ओके। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और भारी पार्टिकल ले लूं, ठीक है, जैसे कोई नेगेटिव चार्ज है मगर भारी है, ठीक, तो भी बदलाव आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, तो ये जानना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। रिडबर्ग्स कांस्टेंट को इसीलिए यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोलते क्योंकि उसकी वैल्यू में me यूज हो रहा है और me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। z बदलोगे तो मास ऑफ न्यूक्लियस बदलेगा। हाँ, तो me की वैल्यू डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट यूज हो रही है रिडबर्ग कांस्टेंट में, इसलिए उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोला जाता। ठीक है, ओके, ये बात बहुत गहरी है जो मैं कर रहा हूं, दोबारा सुन सकते हैं अगर कोई भी परेशानी आपको आए तो। ठीक है, तो अभी हमने बात की डिपेंडेंसी ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उनको देख लेते हैं। जैसे कि ये तो सिंपल है। ठीक है, 2022 का ही आया हुआ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन सेंटर पे जिसकी वैल्यू है B0। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन हम निकाल सकते थे। मैग्नेटिक फील्ड इज दिस B इक्वल टू μ0 I/2R। तो I बाय R अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? I/R m² Z³ n⁵। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 4 में चला गया फिर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है n इक्वल टू 4 के लिए वो n इक्वल टू 1 के लिए जो थी वो बाय 64 हो जाएगी। अभी हमने देखा दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n⁵। ठीक है,
और ये वैल्यू है ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं, ठीक है। और तो B4 by B0 is 1 to the power 4, sorry 5, 1 to the power 5, 5 to the power 4 to the power 5. B4 equal to B0 by 4 to the power 5 which is not 64, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एटम गोइंग फ्रॉम 1 to 4, डेल्टा E, B part, delta E is 13.6, 1 by 1 square minus 1 by 4 square, ये तो आना ही चाहिए 15/16। इजी सी कैलकुलेशन से हम कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं। थर्टीन 13.6 इंटू 15 डिवाइड बाय 16, 12.75, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सही हुआ। सी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज टी, एल इज NH by 2 पाई, तो L4 माइनस L1, H by 2 पाई कॉमन, 4 minus 1, 3 H by 2 पाई, ये भी बिल्कुल सही हुआ। डी, assume that this excited atom is at rest and it make transition to ground state in a single quantum jump. मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखा है, रिकॉइल स्पीड बतानी है इतनी। तो ऐसे केस में होगा क्या, सिंपल लॉजिक समझे। डी पार्ट, रिकॉइल का लॉजिक, ये था एक्साइटेड, कौन, एक्साइटेड एटम, ये गया ग्राउंड स्टेट वाले एटम पर, ग्राउंड स्टेट, क्या हुआ होगा, इसमें से निकला होगा एक फोटोन जिसका कुछ मोमेंटम है भाई, इसको भी इधर भागना पड़ा होगा क्योंकि ये तो रेस्ट पर था, मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व करना है। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मोमेंटम ऑफ फोटोन जो निकला डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एनर्जी ऑफ फोटोन बाय C इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। और जल्दी से सारी वैल्यूज डाल देते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है दोस्तों, वो आपका काम है। एनर्जी ऊपर निकाली थी हमने, हाँ 12.75 EV, E 1.6 10⁻⁻⁹ और C 3 × 10⁸ मास 1.67 × 10⁻27। दोस्तों खुद कैलकुलेट करो, हाँ ये लग तो रहा है 1.6 से 1.6, 3 लगभग 4 और 10 और 27 माइनस के 19, 19 ये भी कट गया, सब कट गया, 4 आ रहा है। और आंसर ऑप्शन में दे रखा है 4.1, सही लग रहा है यार, मान लेंगे 4.1, मुझे तो सही लग रहा है। जिसको सही नहीं लग रहा है वो प्रॉपर कैलकुलेशन करेगा, अदरवाइज भाई की बात मान लेंगे।
ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऑप्शन भी बी सी डी ही है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। पॉजिट्रोनियम इज अ शॉर्ट लिव्ड, 2021 का NACP 2021 का आया वो क्वेश्चन है। पॉजिट्रोनियम इज अ शॉर्ट लिव्ड बाउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो अब एक ऐसा सिस्टम बन रहा है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन है, जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर, चार्ज जस्ट इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट, रिवॉल्विंग अबाउट देयर कॉमन सेंटर मास, जो बात हुई थी, E0 V0 A0 आर रेस्पेक्टिवली द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, द ऑर्बिटल स्पीड of electron and the radius in the first orbit. बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए जो वैल्यूज हैं वो EVA है, आपको बताना है दिस। ठीक है, तो अब दो एटम्स कंपेयर करने को बोला जा रहा है। एक एटम बन रहा है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने से, एक बन रहा है हैवी भारी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से। इसकी एनर्जी E0, ऑर्बिटल स्पीड V0 और ऑर्बिटल रेडियस A0 है, तो इसकी क्या होगी। ठीक है, पूरी कहानी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वापस से वही गेम है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन यहां भी लगेगा या हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां सीधे सीधे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो है ME इनटू, रिड्यूस मास की बात कर रहा हूं, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास बराबर है, तो 2me लिख सकता हूं नीचे, तो ये आ रहा है Me/2। जो यहां Me हुआ करता था वो यहां Me/2 है। तो ध्यान से देखें, ये जो बातें अभी हमने की थी, स्पीड तो मास के इंडिपेंडेंट है, स्पीड तो मास के इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम बोलेंगे पहला ऑप्शन। स्पीड तो ऐसे भी कहीं पूछा ही नहीं है। ठीक है, स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, सो V = V0। ठीक है, ऐसा कुछ पूछा नहीं है पर हमने निकाल दिया। ठीक है, अब ऑप्शन ए से चालू करते हैं। एनर्जी, एनर्जी थी 12 mv², सो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास और मास आधा हो गया है, इट इंप्लाइज एनर्जी इज E0/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रेडियस, रेडियस की बात करते हैं। रेडियस बी ऑप्शन, रेडियस वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास आधा होने पर रेडियस डबल हो जाएगी, तो ऑप्शन बी गलत और सी सही हो गया है। एनर्जी की बात करते हैं। फोर्थ ऑप्शन वैसे गलत हो गया है, क्योंकि फोर्थ में एक पार्ट जो है वो ये है। चलो, पर फिर भी हमने सारी बातें कर ली हैं। स्पीड वही, एनर्जी आधी और रेडियस दोगुनी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी इसीलिए गलत पाया जाता है। तो ऑप्शंस ए एंड सी आर दी करेक्ट आंसर्स। ठीक है दोस्तों, एक पानी का ब्रेक ले लिया जाए क्या? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। NACP 2019, स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम एमिट्स फोटॉन टू द फर्स्ट लाइन, मतलब हाईएस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, हाईएस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज मतलब लोएस्ट एनर्जी गैप ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन मतलब लोएस्ट एनर्जी गैप 2 to 1, इसकी बात हो रही है। ठीक है,
आर रिडबर्ग गैस को रिडबर्ग कांस्टेंट है, एम मास ऑफ एटम है, रिकॉइल वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो हम लैम्डा निकालते हैं इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 है, और हम आ रहे हैं ये वैल्यूज तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो लैम्डा ऑफ इज ये आएगा 3r/4। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h by lambda which is 3rh by lambda, सॉरी 3rh/4, बस इसी में मल्टीप्लाई कर दिया h। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज मोमेंटम ऑफ एटम। क्यों? क्योंकि पहले एटम ऐसे रेस्ट पर था, वही गेम, ये एक्साइटेड था मगर एक्साइटेड, और फिर इसने निकाला एक फोटोन p मोमेंटम का और दोबारा पीछे की ओर भाग गया। सो एटम ग्राउंड स्टेट वाला एटम, ठीक है। तो दोनों का मोमेंटम बराबर होगा मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ एटम, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम इज नथिंग बट momentum of photon 3rh/4 divided by mass of hydrogen atom which is m. 3rh/4m, C is the correct option। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था काफी। और आगे देखें NACP 2019 में ही, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द आयनाइजेशन एनर्जी इतनी है, तो कितनी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हीलियम आयन से? एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, ठीक है। एक हाइड्रोजन से रिमूव करने के लिए 13.6, तो रिमूव करना मतलब 1 से इंफिनिटी, तो इससे जिसका जेड हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 2 गुना है, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 13.6 हो गया 52 और 24 54.4 विच इज ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। 2019 में ही 3 क्वेश्चन, वो भी एक ही टॉपिक से, समझ रहे हो क्या वेटेज रखता होगा ये। स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम की emits a photon of wavelength this, its angular momentum change by, ठीक है। ओके, अब ये निकालना है ये वेवलेंथ किस ट्रांजैक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो 1/λ इज इक्वल टू R Z, तो हाइड्रोजन है, कहां से कहां 1025 के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। टन टना टन टन टना टन। तो क्या करो, क्या करते हैं हम यहां इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 1/λ R। 1/λ R इज, यहां से आइडिया लग जाएगा हमें, 1/λ R 1/1025 इंटू 10⁻⁻10 R। R की वैल्यू मुझे याद नहीं रहती है, वैसे आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पर हाँ पेपर में दी होती है, हर क्वेश्चन में दी होती है, तो मैं निकाल लेता हूं रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। ओ
1.1 इंटू 10⁻7। ठीक है, तो अब ये थोड़ा कैलकुलेटर का गेम हो गया। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 10⁻³ ऊपर आ गया 10⁻³ बाय 1.097 था, वैसे इसको 1.1 लिख दिया था मैंने थोड़ा और एक्यूरेट करने के लिए। ठीक है, सो अब लाना पड़ेगा दोस्तों कैलकुलेटर। थाउजेंड डिवाइडेड बाय 1025 डिवाइडेड बाय 1.097 0.889 is very close to 1 minus what 1 minus 1/16 1 minus शुरू से चालू करते हैं। अगर मैं इसको लिखूं 1, ये तो 1 ही है क्योंकि ये तो बहुत 1 के क्लोज आ रहा है, तो इट हैज टू बी 1। अब ये वैल्यू क्या हो सकती है 2 3 4 5 ऐसे, तो 2 पर 1 minus 1/4 इज 3/4 ना, और पीछे जाना पड़ेगा 3, तो 1 minus 1/9 1 minus 1/9 3 के लिए 9 आता है। ठीक है, 3 की स्क्वायर, तो 1 minus 1/9 कितना बनता है, सी करके देखें 1 माइनस, चले 1/9 ही कर लेते हैं 1/9 और माइनस में 1 0.888 बिल्कुल सही जा रहा है, और इसी के साथ हमें ट्रांजैक्शन मिल गया। मतलब ट्रांजैक्शन हुआ है 3 to 1 3 to 1, तो डेल्टा एल कितना आया, डेल्टा एल आया h/2π और 3 minus 1 2h/2π विच इज h/π। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन है जो हो रहा है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ें, विच इज ऑप्शन अब आ रहे हैं कुछ भारी भरकम क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, भारी क्वेश्चंस हैं तो ध्यान से इसको करें। A moving neutron collide with a singly ionized stationary helium atom that is in ground state. ठीक है, what should be the minimum speed of moving neutron for the collision to be perfectly inelastic? ठीक है, ओके, मतलब चिपक ही जावे तो क्या हो रहा है, ये न्यूट्रॉन चलता चलता आया, भागा और कोलाइड किया सिंगली आयनाइज्ड हीलियम। न्यूट्रॉन का मास m बोल देते हैं, He+ का मास 4m लेना पड़ेगा क्योंकि 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लगभग 4m। ये रेस्ट पर था, ये चलता हुआ आ रहा था कुछ वेलोसिटी u से, और अब आप चाह रहे हो टक्कर होने के बाद दोनों चिपक जाएं।
किसी भी वेलोसिटी से चलने लगे तो ऐसा हो, अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, कुछ लॉस हो ही रहा होगा, तभी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, तो लॉस जाएगा कहां? क्या न्यूट्रॉन के टकराने से आवाज निकलेगी टन? नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, जो कोलिजन का जो लॉस है, कोलिजन से अगर लॉस होगा तो वो एक्साइटेशन में जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इसको कंसेप्ट को एज इट इज आपको कहीं भी, जब भी न्यूट्रॉन एटम से कोलाइड कर रहा है, इस टाइप की बातें आप वो कर रहे हैं, और कोलिजन पर क्वेश्चन है कि कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हो या इलास्टिक हो या ये हो वो हो, तो आपको सिंपल सा ये काम करना है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन should cause some excitation। ठीक है, तभी लॉस होगा, अदरवाइज लॉस होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं कितना लॉस, हम पता लग गया। लॉस परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस होता है हाफ m 4m ओवर m प्लस 4m इंटू यू स्क्वायर। ठीक है, तो और ये एक्साइटेशन करा दे, हीलियम में ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेशन करा दे, तो कम से कम 1 से 2 तो पहुंचा ही दे, तो इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा ई इन हीलियम, कहां से 1 to 2। ठीक है, तो 13.6 इंटू 4 और 1 माइनस 1/4। ठीक है, 3/4, 4 कैंसिल हुआ, 3 मल्टीप्लाई हो गया, 13.6 इंटू 3 ईवी, इतनी एनर्जी होनी चाहिए इसमें। और अब बस यू का कैलकुलेशन है, कर दो उसको जल्दी से। हाफ 4/5 mu स्क्वायर इक्वल टू 13.6 इंटू 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, वो जूल है भाई। अब m कैलकुलेट कर लेना दोस्तों, m कैलकुलेट नहीं करना, m मास ऑफ न्यूट्रॉन पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड इस चैप्टर में बहुत भारी भारी करने पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको याद करने पड़ेंगे। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इन केजी is 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बाकी है। u स्क्वायर इक्वल टू हो गया 10, तो यहां आया 13.6 इंटू 3 इंटू 1.6 10⁻⁻19 10⁻⁻18, 10 मल्टीप्लाई कर दिया है दोस्तों, डिवाइड बाय 4, 1.67 10⁻⁻, क्या था केजी में, -27। ठीक है, ये यू स्क्वायर और निकाल लेंगे अब इसको। ठीक है दोस्तों, इतना कर लोगे, आई होप कर लोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड है यार, इतना करना है देन। पर हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, कोलिजन वाले पार्ट से बहुत भारी भारी भयंकर मजेदार क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो ये सारे ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन से ध्यान से देखें। एक्सट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है, एनकाउंटर अ स्टेशनरी अननोन न्यूक्लियाई इन अ क्लाउड चेंबर।
आफ्टर ए कोलिजन द टू न्यूक्लियाई आर स्कैटर्ड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जो आ रहा था अल्फा और जो बैठा था वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिशा में चले गए। सम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन कोलिजन, कोलिजन में लॉस भी हुआ। अननोन न्यूक्लियाई क्या होना चाहिए, प्रोटॉन, अल्फा, अल्फा से हल्का, अल्फा से भारी। ठीक है, तो समझते हैं थ्योरी ऑफ कोलिजन। ओब्लिक कोलिजन हो रहा है ऑब्वियसली, तो ये पार्टिकल था जो इस पार्टिकल से टकराया। ठीक है, सुंदर बनाते, सुंदरता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये टकराया इस कलर के गोले से। ठीक है, यहां कोलिजन, ये वैसे इधर जा रहा था, इधर कहीं, मगर ये है कॉमन नॉर्मल। इसकी इस दिशा के टुकड़े इधर आए, इस टुकड़े को बोला गया U1 और इस टुकड़े को बोला गया U1CT, इस टुकड़े को बोला गया U1CN। ठीक है, यहां लिख रहा हूं U1CN। और ये पिक्चर अगर मैं कॉपी कर लूं, कॉपी कॉपी ये कॉपी, तो कोलिजन के बाद कुछ ऐसा हुआ, ये तो पक्की बात है इसी दिशा में भागेगा, ये तो कहां जाएगा बेचारा, इस पर तो धक्का इसी दिशा में लगा। इसकी वेलोसिटी इधर हो सकती थी, इधर हो सकती थी, मगर ये U1CT तो रहेगा ही रहेगा इसके पास, इस दिशा में तो धक्का मुक्की होती ही नहीं। हाँ, इस दिशा वाली वेलोसिटी इसके पास 0 हो गई बेचारे के पास, ये इंपॉर्टेंट है। कॉमन नॉर्मल के दिशा में इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तभी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिशा में जाएंगे, ध्यान रखें। ठीक है, तो V1CN 0 हो गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन की, यही जड़ी बूटी है, यही इस क्वेश्चन में समझने लायक एक बात है, बस बाकी खत्म हो गया क्वेश्चन। सो V1 क्या होता है, V1CN इक्वेशन ऑफ E से मोमेंटम कंजर्व करने पर m1 माइनस EM2, ये इक्वेशन जरूर लोगों ने याद की होगी। V1 दैट U1CT प्लस M2 U2CT, सॉरी CT नहीं CN, ये तो है ही नहीं, 1 प्लस E ओवर M1 प्लस M2, ये तो है ही नहीं। पहले दूसरा वाला पार्टिकल तो चल ही नहीं रहा था, बस ये चल रहा था 1, और 1 का V1 0 है, 0 होते ही आपने कहा ये 0 करेंगे, तो 0 कब होगा, जब M1 माइनस EM2 0 होगा। और E है, ये भी पक्की बात है, E है, ना ही E 0 है और ना ही E 1 है, सम लॉस इज देयर। ठीक है, E के रेंज होती है 0 से 1 के बीच में, तो M2 की वैल्यू आ रही है M1 बाई E, तो इसलिए M2 जो है वो M1 से बड़ा होगा। पीछे आए तो न्यूक्लियस जिससे वो टकराकर परपेंडिकुलर दिशा में गया है वो भारी होना चाहिए। ठीक है, इसी के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट बनाए जा सकते हैं। अगर 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 ध्यान से देखें तो इसको, ठीक है, परपेंडिकुलर दिशा में गया। ठीक, अगर मैं बोलूं M2 हल्का था, M2 हल्का था, तो EM2 तो और छोटा हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये इसी दिशा में आगे की ओर बढ़ेगा और
इसका वेलोसिटी वेक्टर कुछ यहाँ कहीं पाया जाएगा तो ये एंगल एक्यूट बनेगा। तो इफ दूसरा वाला पार्ट पूछा नहीं है बट बनाया जा सकता है, इफ m2 इज लेस देन m1 देन एंगल बिटवीन लाइन ऑफ मोशन ऑफ बोथ न्यूक्लियाई after collision will be acute ओके। और कहानी बनाई जा सकती है ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ई की वैल्यू हाफ और कुछ वैल्यू दी जा सकती है, ठीक है ओके। तो बस आपको इसको पॉजिटिव 0 और नेगेटिव करना होगा, इसी से आपका एंगल एक्यूट, ऑब्ट्यूज और 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी ट्रिकी बिजनेस, तो जरूर देखें, इसको करें, गुड वन। नेक्स्ट, और ये प्रॉब्लम है, एक प्रोटोनियम है। प्रोटोनियम क्या है? प्रोटोनियम एक अलग टाइप का बनाया हुआ सिंथेटिक मेड एटम मान सकते हैं आप, जिसमें एक प्रोटॉन और एक एंटी प्रोटॉन प्रोटॉन जितना ही भारी और चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ऑर्बिट कर रहे हैं ईच अदर, तो दो बराबर के मास, तो वही बाइनरी स्टार सिस्टम टाइप का बन रहा है। और ऐसे सिस्टम में ट्रांजिशन होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करने वाले हैं किस एनर्जी का ट्रांजिशन होगा, तो डेल्टा E is proportional to mass of revolving particle, ठीक है। in fact reduced mass m reduced of system, m reduced of system, ठीक है ओके। यहां m reduce क्या है, m dash mass of proton into mass of antiproton which is same mass of proton plus mass of proton, तो ये आ गया mass of proton by 2। mass of proton लगभग 1840 गुना होता है mass of electron के, डिवाइड बाय 2, तो ये 920 ME के आसपास आ रहा है, 920 ME ओके। तो अगर मैं बोलूं डेल्टा E इज इक्वल टू 10.2 EV और n इक्वल टू 2 to 1 in hydrogen, then delta E will be 10.2 into something 920 times EV for n equal to 2 to 1, सेम ट्रांजिशन है इन प्रोटोनियम, ये दोस्त प्रोटोनियम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग ये 9,000 से थोड़ा सा ज्यादा 9 keV अप्रोक्सीमेट, विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप भी करें, ठीक है, तो 9.37 के आसपास आप आ जाओगे ओके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, विच इज अमेजिंग प्रॉब्लम, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम आपके लिए, मजा आने वाला है। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है एक्साइटेड स्टेट में, ट्रैवलिंग इन x डायरेक्शन विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 EV, डिसोसिएट इनटू 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, जाते जाते टूट गया। If one of them moves perpendicularly to x direction with a kinetic energy of 0.8 EV, calculate the energy released in this dissociation reaction, ठीक। इस dissociation reaction में
कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो ये जा रहा था कुछ लेट से u वेलोसिटी से। इसका मास क्या मान लें, 2m मान लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था। जाते जाते बूम, कुछ हुआ इसमें, अलग तबाही मच गई। 1 मूव्स परपेंडिकुलर टू x, ये ऊपर चला गया बेचारा। अब ये जो बचा, इसको आगे तो जाना ही जाना है, इसको नीचे भी जाना है, ठीक है। अगर ये कुछ vy से गया है तो इसको भी vy से नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि y डायरेक्शन में मोमेंटम पहले था नहीं। मास 2mu मोमेंटम था x में, ये बेचारा m है, ये भी m है, ये भी m है, तो इसी अकेले को पूरा दामोदार मिल गया है, तो ये x में 2u स्पीड से आगे जाएगा। तो सिस्टम की एनर्जी में क्या बदलाव आया, वही है डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज डेल्टा के ई ऑफ सिस्टम इज के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। के ई फाइनल, अब 1 EV वो किसको बोल रहे हैं, 1 EV बोला जा रहा है, 1 EV इज हाफ इंटू 2m इंटू यू स्क्वेयर, मतलब mu स्क्वेयर इज 1 EV, ठीक है। आगे हम इसका यूज करेंगे। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज दिस और इसकी एनर्जी, ये एक और वैल्यू है हमारे पास, हाफ m vy स्क्वायर इज इक्वल टू 0.8, ठीक है। जो पार्टिकल भागा ऊपर की ओर उसकी है 0.8 EV, तो ये हो गई 0.8 इसकी, और इसकी हो गई हाफ m vy स्क्वायर प्लस 2u का स्क्वायर इज 4u स्क्वायर माइनस हाफ 2mu स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज दिस, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, 0.8 हाफ m vy स्क्वायर, इसको भी 0.8 लिख देंगे, ये हुआ 2mu स्क्वायर और ये हुआ mu स्क्वायर, ये आ गई 0.8 प्लस 0.8 प्लस mu स्क्वायर है 1, तो 2.6 EV। इस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कहां से आई होगी, वही है डिसोसिएशन एनर्जी, जो अपने अंदर से ऐसे बुड़ुम कुछ बॉन्ड वॉन्ड तोड़े होंगे और उनकी एनर्जी यहां यूज हो गई होगी। तो 2.6 EV इज द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। आगे आए, ये आपका होमवर्क है। अब कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए 2015 का एडवांस का क्वेश्चन है, आना चाहिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्लेन, ठीक है। क्या होमवर्क नहीं चाहिए, चलो मैं कर देता हूं, ठीक, ध्यान से देखो। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्साइटेड स्टेट में है, Li2+ आयन, ठीक, जिसका एंगुलर मोमेंटम इतना है। तो जैसे ही एंगुलर मोमेंटम की बात हुई, एंगुलर मोमेंटम तो NH/2π होता है, एटम कोई भी हो, तो n की वैल्यू तो दिख गई 3, जब ये 3h/2π है, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज p pi a0, where a0 is Bohr's radius. What is Bohr's radius? ये टर्म सारे पता होने चाहिए पागलो। Bohr's radius is radius of first orbit of hydrogen atom, of electron of hydrogen atom, ठीक है। This is Bohr's radius, radius of first orbit
ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो दोस्तों ये होती है बोर्स रेडियस, और बोर्स रेडियस हमें पता लग गई तो हम आगे की कहानी बात करेंगे और इसकी कहानी करते हैं। आपको बताना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ और उसमें क्या रिलेशन होता है ये भी समझने वाली बात है। ये है आपकी ऑर्बिटल सरकमफेरेंस। डी ब्रॉगली ने बोला था भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी इसलिए लॉस नहीं करता है। बड़ी अजीब सी बात थी, क्लासिकल मैकेनिक्स बोलती थी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा किसी भी एक चार्ज के अराउंड तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पैदा होंगी, और ये जो एनर्जी है सिस्टम की ये धीरे धीरे खर्च होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में भाग जाएगी और ये कोलैप्स हो जाएगा। तो एटम को बचना ही नहीं चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए चुटकी बजाते ही। ठीक है, पैदा होते ही खत्म हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा था। तो डी ब्रॉगली साहब ने कहा क्यों एनर्जी नहीं बदल रही, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो एक चार्ज की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा है, वो बिहेव कर रहा है एक वेव की तरह। ठीक है, और ये जो सरकमफेरेंस है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दैट वेव which is created by motion of charge is integral n into lambda n into lambda n into lambda is 2 pi r। यहीं से सारी वो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी आया, लैम्डा को लिख दिया h by p और p into r इज इक्वल टू mvr बन गया ये nh by 2 पाई। ठीक है, तो डी ब्रॉगली साहब ने ही दोनों चीजें जस्टिफाई कर दी थी, क्यों एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होना चाहिए, p को mv लिखा और r को r एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और क्यों एनर्जी नहीं रेडिएट हो रही है इस इलेक्ट्रॉन की वाइल इट इज मूविंग इन ऑर्बिट। ठीक है, दोनों एक ही से हो जाता है। अब वापस आते हैं, तो यहां पर वही स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में घूम रहा है उसमें जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो पाई पी ए नॉट है। ठीक है, तो पाई पी ए नॉट, सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं n की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू Li2 प्लस z की वैल्यू भी 3 है। r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, तो r की वैल्यू जो है वो हो गई 3 स्क्वायर, तो 3a नॉट। ठीक है, r की वैल्यू हो गई 3a नॉट, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ 3 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r 2 पाई r r r 3a नॉट। 3 गायब करो तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई a नॉट और p पाई a नॉट, तो p की वैल्यू दिख रही है हमें 2। ठीक है दोस्तों, हाँ कुछ और क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, हाँ कुछ तो मगर करेंगे। फिर बात करते हैं इसकी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है, क्या सारी लाइंस जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में पाई जाएंगी हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रा में पाई जाएंगी, हाँ या नहीं? नहीं तो क्यों नहीं। दूसरा, क्या सारी लाइंस जो हीलियम स्पेक्ट्रा में पाई जाएंगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में पाई जाएंगी? लोगों को लगता है दोनों बातें एक ही हैं, बट नहीं, दोनों बातें एक नहीं है। इनमें से एक सत्य और दूसरी असत्य है। तो कौन सी सत्य है? ये सत्य है, हाइड्रोजन का सारा स्पेक्ट्रम हीलियम में पाया जाएगा। इनफैक्ट हाइड्रोजन का सारा स्पेक्ट्रम Li2+ में भी पाया जाएगा, बट हीलियम का सारा स्पेक्ट्रम Hi+, He+ का सारा स्पेक्ट्रम
हाइड्रोजन में नहीं पाया जाएगा ये, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। अब देखते हैं, ठीक है, डेल्टा ई 13.6 किसके लिए कर रहे हैं हम, किसके लिए कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए, इंटू 1 स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ठीक है, ओके। और हीलियम के लिए क्या करेंगे, डेल्टा ई फॉर हीलियम 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर 1 बाय n1 डैश का स्क्वायर 1 बाय n2 डैश का स्क्वायर। तो अगर आप इसको अंदर ले जाओ तो इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, और हम अंदर ले जा रहे हैं, यहां मैं लिखूंगा 1 बाय n1 डैश बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 डैश बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अरे सिंपल सी कॉमन सेंस लगाइए, ये 4 को अंदर ले गया, डिवाइड कर दिया इधर, ठीक है। तो अब इन दो इक्वेशंस को देखिए, 13.6 इंटू 1, 13.6 इंटू 1, सम स्क्वायर माइनस सम स्क्वायर, सम स्क्वायर माइनस सम स्क्वायर। अगर आपको ये बिल्कुल मैच करानी है तो इफ n1 इज इक्वल टू n1 डैश बाई 2, ये हाइड्रोजन का, ये हीलियम का है, एंड n2 इज n2 डैश बाई 2, तो मैच हो गया भाई, मैच हो गया। डेल्टा ई ऑफ हाइड्रोजन इज डेल्टा ई ऑफ हीलियम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से, n1 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं, n1 में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो n1 डैश आएगा ही आएगा। n1 n2 दोनों इंटीग्रल वैल्यूज होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं हाइड्रोजन की 3.5वीं सेल से कूद कर एक इलेक्ट्रॉन 6.25वीं शेल में जा रहा है, ऐसे थोड़ी बात करेंगे यार, ठीक है। n1 n2 n1 डैश n2 डैश ऑल आर इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है। तो n1 डैश की अगर हम बात करें तो वो 2n1 है, अगर n1 इंटीजर है तो 2n1 तो इंटीजर होगा ही होगा, मतलब फॉर एवरी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n1 वी विल गेट n1 डैश एज एन इंटीजर। ध्यान से सुनना ये बात, फॉर एवरी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n1 वी विल गेट n1 dash as integer. Similarly, for every integral value of n2 we will get n2 dash as an integer. But उल्टा ट्रू नहीं है, for every integral value of n1 dash, for example 3, n1 dash को कर दो 3, n1 क्या है, 3/2, 1.5वीं शेल, कौन सी, कोई भी नहीं, ठीक है। तो n1 n2 इंटीजर्स हैं तो n1 डैश n2 डैश मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 डबल बस, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा अगर मैं बोलूं 2 to 1 तो हीलियम में वो पाया जाएगा O22, हाइड्रोजन का 3 to 1, हीलियम में 6 से 2, हाइड्रोजन में 3 to 2, 6 से 4, तो हर जो यहां होगा वहां मिल ही जाएगा। बट उल्टा ट्रू नहीं है, हीलियम में अगर मैं बोलूं इधर 3 है इधर 1 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ नहीं, ठीक है। तो पहली लाइन, हाइड्रोजन का सारा स्पेक्ट्रा हीलियम में पाया जाएगा, बट उल्टा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा टाइप का सिचुएशन बनता है, ठीक है, ध्यान से करेंगे। एक हाइड्रोजन गैस सैंपल है, एब्जॉर्ब करती है मोनोक्रोमेटिक लाइट को, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रही है तो ऑब्वियसली एक्साइट होगी कहीं ना कहीं। ये नहीं बोल रहे कि हाइड्रोजन गैस सैंपल जो था वो पहले अनएक्साइटेड स्टेट में था, ऐसा नहीं बोल रहे, ठीक है।
on de-excitation releases photon of only smaller or same wavelength as absorbed. Comment on initial and final. ठीक है, तो किसी एक लेवल पर गैस सैंपल में बैठे इलेक्ट्रॉन्स थे, जब उनमें लाइट पास की गई तो उठ के किसी दूसरे लेवल पर आ गए। ये हुआ फोटोन की वजह से मूवमेंट। ठीक है, बाय एब्जॉर्बिंग लाइट। ठीक है, बट जब वो वापस डीएक्साइट हो रहे हैं तो खाई गई एनर्जी यहां ओनली स्मॉलर वेवलेंथ। स्मॉलर वेवलेंथ का मतलब लार्जर एनर्जी। जब वो सेम वेवलेंथ का मतलब सेम एनर्जी, सेम एनर्जी, छोटी एनर्जी नहीं दे रही। मतलब जब ये वापस आएगा ग्राउंड स्टेट पर तो ये इससे ज्यादा या ये एनर्जी दे रहा है, मतलब बीच में कोई पड़ाव नहीं है। अगर पड़ाव होता बीच में तो पक्की बात है ये कम एनर्जी भी देता। ठीक, तो इंपॉर्टेंट बात, ये पहले तो n इक्वल टू 1 नहीं है। दिस इज जो इनिशियल स्टेट थी वो n इक्वल टू 1 नहीं थी, इट वॉज n इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2। ठीक है, एन इनिशियल वॉज ग्रेटर देन 2 और क्या लेस देन ओ इक्वल टू 2। एंड फाइनल जो एक्साइटेशन के बाद हुआ वो था सिर्फ एन इनिशियल प्लस 1, कुछ और नहीं, कुछ और नहीं। तो एन इनिशियल was greater than or equal to 2 and n final was n initial plus 1। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम यहां से ले पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, तो काम की बात है ये, ध्यान से समझें इसको। और कुछ और क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, जैसे 2013 में एडवांस में, 2018 में एडवांस में। ठीक है, तो करते हैं कुछ क्वेश्चंस। 2018 क्या करते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन लाइक आयनाइज्ड एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ दिस एटम, इस एटम के एमिशन स्पेक्ट्रा में n इक्वल टू 2 to 1 ट्रांजिशन हैज एनर्जी दिस। ठीक है, हायर देन द फोटोन और 2 to और 3 to 2 में। ठीक है, तो जो 2 to 1 वाला ट्रांजिशन है और जो 3 to 2 वाला ट्रांजिशन है उनके बीच का गैप इतना है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इतनी है एंड दिस, तो Z की वैल्यू बताने को बोला गया है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, डेल्टा E इज प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं कहूं डेल्टा E कहां से कहां, 2 to 1 माइनस डेल्टा E 3 to 2, इसके लिए और जो भी है और Z इज इक्वल टू Z स्क्वायर टाइम्स डेल्टा E और 2 to 1 माइनस डेल्टा E और 3 to 2 और हाइड्रोजन। सही बात है, और क्या, तो ये कितना है, ये है आपका 74.8 Z स्क्वायर
इसकी बात करते हैं। 13.6 कॉमन ले लिया, 1 से 2 या 2 से 1 या था 1/4, 3 से 2 तो 1/4 माइनस 1/9, ठीक है। और ये 1/4 नहीं आता, ये 3/4 आता है, सॉरी, ठीक है। और 3/4 सॉल्व किया हमने इसको, क्या बन गया ये z² इंटू 13.6, ये बना 2/4 मतलब 1/2 प्लस 1/9, 1/2 प्लस 1/9। और अब आपकी कैलकुलेशन होंगी, z² इक्वल टू 74.8 डिवाइड बाय 13.6 इंटू, इसको ऐड करके लिखें तो ऊपर आ रहा है 11, नीचे आ रहा है 18, 11, 18। अब हम आ रहे हैं कैलकुलेशन पे, तो फिर से हम आए, कैलकुलेटर लिया, 74.8 मल्टीप्लाइड बाय 18 इक्वल डिवाइड बाय 13.6 इक्वल डिवाइड बाय 11 इक्वल 9। बहुत ही सुंदर दृश्य हमारा 9, z की वैल्यू आ गई 3। परफेक्ट इंटीजर, इतनी सटीक वैल्यूज जो बनाई है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया वैल्यूज बनाई, ताली IIT के लिए, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन की ओर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन अब आसान लगेगा, बट HC वर्मा का क्वेश्चन है ये, ठीक है। HC वर्मा में भी एक आध एग्जाम्पल अच्छा दिया हुआ है, अच्छा मतलब भारी, वैसे तो बुक इज नो डाउट वेरी गुड, बट इसमें भारी क्वेश्चंस कम है, ठीक है। तो ये उनमें से एक है, न्यूट्रॉन कोलाइड हेड ऑन विद ए स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम विच इज इन ग्राउंड स्टेट। कोलिजन आप चाहते हो परफेक्टली इलास्टिक, प्रूव करो ये बात कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा अगर न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 20.4 eV से कम है तो, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं, इफ लॉस, इनफैक्ट इफ, स्टेटमेंट सुन लो, मैक्सिमम लॉस ऑफ KE that can occur is not sufficient to cause any transition, पैसे की बात आ गई थी भाई, any transition in hydrogen atom, then loss will not occur, and collision will be perfectly elastic, ठीक है। collision will be perfectly elastic। तो अब मैक्सिमम लॉस होता क्या है, मैक्सिमम लॉस, E को 0 कर दो, हाफ, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम का मास बराबर ले सकते हैं, m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u² माइनस 0, u माइनस 0 का होल स्क्वायर होता है, वैसे सही से लिख देते हैं। तो ये बना हाफ ऑफ हाफ mu²,
हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। मोमेंटम वगैरह कंजर्व करते हुए ज्यादा से ज्यादा आधी काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, सॉरी न्यूट्रॉन की लॉस हो सकती है। मास एम आया, एम मास रखा है, ज्यादा से ज्यादा लॉस में क्या होगा, चिपक जाएंगे भाई और v/2 से चलने लगेंगे। तो इस सिस्टम में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का आधा लॉस हो गया, स्पीड आधी हुई, मास डबल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी आधी होगी। So the maximum loss that can occur in this type of collision of two same mass bodies is half of kinetic energy of colliding body. ठीक है, if that is less than 10.2 eV, 10.2 क्यों लिया मैंने, 10.2 eV पे मिनिमम एनर्जी ट्रांजैक्शन होता है, 1 से 2 जाता है भाई, 10.2 इतना तो पता होना चाहिए। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन अगर 20.4 से कम हुई तो लॉस 10.2 से कम ही हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा लॉस भी 10.2 से कम ही होगा अगर काइनेटिक एनर्जी 20.4 से कम है। तो वो लॉस कोई लेगा ही नहीं, कौन लेगा भाई, आवाज तो निकलती नहीं है इस टाइप के कोलिजन। ठीक है, चिंगारी और ये वो फालतू की बातें सब, ठीक, तो इसलिए वो लॉस होता ही नहीं है और कोलिजन हो जाता है परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात बता रहा है। तो दोस्तों हमने कई गहरी काम की बातें सीखी आज के लेक्चर में। लेक्चर थोड़ा भारी लगा होगा अगर ये कंसेप्ट आपने पहले से नहीं जाने हैं तो इस लेक्चर को दोबारा देखें, थोड़ा पॉज करें, सोचें, मेरी बात को दोबारा सुने और उन क्वेश्चंस को रिपीट करें खुद, तब आपको ये कंसेप्ट धीरे धीरे दिमाग में बैठने लग जाएंगे। हाँ, मानता हूँ मुश्किल चीजें हैं, तो बहुत मुश्किल भी नहीं है, समझी जा सकती हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं दोस्तों। एंजॉय, पढ़ते रहें, NACP जल्दी ही आ रहा है और आपको फोड़ के आना है। बाय, टेक केयर एवरीवन।